हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रंगपुर या आलमगीरपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। तो जो लोथल है ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, ठीक है। यहाँ पे बंदरगाह था, ठीक है, पोर्ट था, सी पोर्ट, ठीक है। और यहीं से पारस की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ठीक है। और लोथल को कॉमर्शियल कैपिटल भी बोला जाता है इस सिविलाइजेशन का, ठीक है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी इसकी कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे एक मम्मी के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। मम्मी ये मदर वाली मम्मी नहीं है, ये मम्मी जो मिस्र में एक उनका बोल सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं वैसे वहाँ पे ये डेड बॉडी को जैसे कपड़े में लपेटते हैं, ठीक है। तो वो वाली, ठीक है, मम्मी है, ठीक है। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है, लोथल में, ठीक है। दैट मीन्स लोथल के लोग मिस्र गए होंगे या फिर मिस्र के लोग लोथल आएंगे, मतलब रिलेशन थे आपस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मुद्रा चलती थी, ठीक है। ऑप्शन है स्वर्ण, चांदी या वस्तु विनिमय या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वस्तु विनिमय, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि कोई एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए आपसे तो मैं आपसे कोई चीज़ ले लूँगी और अपने से कोई वस्तु दे दूँगी, ठीक है। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। तो ये चलता था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। और कोई ऐसी मुद्रा नहीं चलती थी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, ठीक है। सभ्यता कोई भी हो, ठीक है, हम भाषा का प्रयोग करते ही हैं, ठीक है। तो हर भाषा की एक लिपि होती है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। ऑप्शन है देवनागरी, खरोष्टी, फारसी या भावचित्रात्मक, ठीक है। भावचित्रात्मक का मतलब है पिक्टोग्राफ, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी भावचित्रात्मक ही है, ठीक है, पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी ऐसे कोई भाषा प्राप्त नहीं हुई है, भाषा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बट हाँ भाव चित्रात्मक मिले हैं, मतलब चित्र मिले हैं कुछ 64, ठीक है, मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जैसे मतलब डायग्राम्स वगैरह, ठीक है, जो भी चित्र प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी नहीं जा सका है अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, सबसे अधिक बार, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा शब्द हुआ है। अच्छा, ऑप्शन है माता, पिता, गाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिता। तो जो ऋग्वेद है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बार पिता शब्द का प्रयोग हुआ है 335 बार, ठीक है। कितने, 335, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, ठीक है, मतलब पितृसत्ता थी, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे, ठीक है, 10 मंडल हैं, ठीक है। और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और मंत्र कितने हैं, तो वो हैं 10,462, ठीक है, मंत्र हैं। अच्छा, हमने बात की कि 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, ठीक है। जो सबसे नवीनतम मंडल कौन से हैं, तो सबसे नवीनतम मंडल जो है वो 1st और 10th है, ठीक है। पहला और 10वां मंडल जो है सबसे नवीनतम है। बाकी 2 से लेके बाकी 9 तक हैं, ठीक है।
इनका मतलब इनको पहले, इनकी रचना पहले कर दी गई थी, ठीक है। और जो पहला और 10वां मंडल है इनकी रचना बाद में की गई, ठीक है। ऑलराइट। और जो तीसरा मंडल है, ठीक है, थर्ड मंडल है, इसमें से गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है। और थर्ड मंडल का रचनाकार पूछे कि कौन है, तो वो है ऋषि विश्वामित्र, ठीक है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये थर्ड मंडल से लिया गया है, तीसरे मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन है होत्री, ऐत्रेय, उद्गाता या ब्रह्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है होत्री, ठीक है। होत्री ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे, ठीक है, होत्री बोला जाता था, ठीक है। और मतलब जो भी व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको होत्री बोला जाता है। अच्छा, उद्गाता क्या है, तो उद्गाता है जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है, ठीक है। जो सामवेद के अंदर मंत्र हैं उनका गायन किया जाता है, ठीक है। और जो गायन करता है उसको उद्गाता बोला जाता है, ठीक है। और जो ऐत्रेय है, ठीक है, ऐत्रेय क्या है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों हुई, जो ब्राह्मण ग्रंथ रचित किए गए हैं, ठीक है, इनकी रचना की गई है, इनकी रचना इसलिए की गई है ऋग्वेद को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, ठीक है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको मतलब सिंप्लीफाई करके ये ऋग्वेद की बातें इसमें लिखी गई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मतलब किस कंट्री से हमने बोरो किए हुए हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या फिर रूस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका, ठीक है। तो हमने ये यूएसए से बोरो किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। और पार्ट पूछा जाए तो कौन से भाग में, तो पार्ट है थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों के या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, यूएसए से हमने और क्या लिया है, एक तो हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, ठीक है, और क्या लिया है, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल लिया है, ठीक है, कि हमारे एक प्रस्तावना होगी, ठीक है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना होगी, ठीक है। तो ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। अच्छा, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति की एक पोस्ट होगी, ये भी हमने यूएसए से लिया है। अच्छा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। और क्या लिया है, तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है, जो हम महाभियोग का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है, तो जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट की, महाभियोग की प्रक्रिया है, वो भी हमने यूएसए से ली है, ठीक है, महाभियोग। ऑलराइट, और क्या लिया है हमने, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया है। और क्या लिया है, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और एक और चीज़ ली है हमने यूएसए से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी, ये भी हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, किस अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन है अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8 या फिर अनुसूची 9, ठीक है। तो भाषाओं का वर्णन जो किया गया है, भाषाओं के बारे में कहाँ दिया गया है, तो ये दिया है शेड्यूल 8 में, ठीक है,
अनुसूची 8 में, ठीक है। अच्छा, अनुसूची 8 में क्या था कि मूल रूप में, ठीक है, जब संविधान हमारा बना था तब मूल रूप में कितनी भाषाएं थी? 14 थी, ठीक है। और वर्तमान में पूछें तो कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ये अमेंडमेंट हुए अलग अलग टाइम पे, 2-3 बार अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। तो इसमें 8 लैंग्वेज और जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो अब टोटल लैंग्वेज कितनी है? 22। अच्छा, एक और बात है, जो हिंदी है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल रोक कानून का प्रावधान है? ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, अनुसूची पूछा है। ऑप्शन है अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुसूची 10। तो अनुसूची 10 में या शेड्यूल 10 में बताया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया है? क्योंकि मूल रूप से तो हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, बाकी तो हमने बाद में जोड़ी हैं, ठीक है। टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो जो अनुसूची 10 है इसको जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। उस टाइम पे पीएम थे मिस्टर राजीव गांधी, ठीक है। तो इनके टाइम पे हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1985 में। और इसके तहत जो वो एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया था, ठीक है, अनुसूची 10 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, ये लाइन दी गई है, मतलब संविधान में ऐसा प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, या ठीक है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 152, आर्टिकल 42 या फिर आर्टिकल 151। अच्छा, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 52, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में जो हमारा संविधान है वो आर्टिकल कितने से लेके कितने तक दिया गया है? राष्ट्रपति के बारे में मतलब सब कुछ दिया गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति की पावर्स क्या होंगी, राष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, ठीक है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक, ठीक है। ओके, अच्छा, जो और राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो तो हमने यूएसए से बोरो की है, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, विधि के तहत भारतीय संघ का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, मतलब डी ज्यूरे हेड कौन है, ठीक है, या बाय लॉ, ठीक है, मतलब कानून के तहत अगर देखा जाए तो भारतीय संघ का प्रमुख कौन होता है, मतलब भारतवर्ष का, ठीक है। तो कौन? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वे डी ज्यूरे हेड ऑफ यूनियन होते हैं, ठीक है, मतलब बाय लॉ। डी ज्यूरे का मतलब होता है बाय लॉ, कानून के तहत, ठीक है। कानूनी रूप से भारतीय संघ का प्रमुख कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। अच्छा, अगर डी फैक्टो पूछा जाए, डी फैक्टो हेड ऑफ यूनियन पूछा जाए तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली रूप से अगर हमारा भारतीय संघ का प्रमुख कौन होता है तो पीएम होते हैं, ठीक है। और अगर बाय लॉ पूछा जाए या डी ज्यूरे पूछा जाए या विधि के तहत बोला जाए तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल या फिर 6 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो भारत और मालदीव को अलग करता है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ठीक है, ऑप्शन है 1987 में, 1977 में, 1999 में या फिर 1998 में। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1987 में। तो 1987 में सुंदरवन डेल्टा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अच्छा, जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अच्छा, जो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, ये इसमें बंगाल का कौन कौन सा पार्ट आता है और बांग्लादेश का कौन कौन सा आता है? ठीक है, क्योंकि ये पूरा बांग्लादेश में नहीं है, ना ही ये पूरा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो जो बांग्लादेश है इसका कौन सा पार्ट आता है? ठीक है, तो बांग्लादेश का चांदपुर, ठीक है, जो चांदपुर है वो इसमें आता है सुंदरवन डेल्टा में। और वेस्ट बंगाल का 24 नॉर्थ परगना, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, और 24 साउथ परगना, ठीक है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आती हैं इसमें। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, रेल पुल पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है रावी, चिनाब, झेलम या फिर गंगा। तो इसका राइट आंसर है चिनाब। ठीक है, अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है इस पुल की? तो ये है 359 मीटर, सॉरी, लंबाई नहीं है, इसकी हाइट है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये होगी 359 मीटर। ठीक है, अच्छा, बनाया कहाँ पे जा रहा है ये? तो जम्मू कश्मीर के रियासी में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी में बनाया जा रहा है, चिनाब नदी के ऊपर। ठीक है, सबसे ऊंचा रेल पुल। अच्छा, चिनाब नदी का जो ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है बारालाचा पास। ठीक है, हिमाचल में। ठीक है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये चिनाब नदी जो है ये इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अच्छा, चिनाब नदी की 2 ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? मतलब वैसे तो छोटी छोटी तो बहुत होंगी, बट मेजर बोल रही हूँ मैं। ठीक है, एक रावी है, दूसरी झेलम है। ठीक है, तो रावी और झेलम जो है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, और चिनाब इंडस की मेजर या सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सहायक नदी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा सागर बांध परियोजना, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन है नर्मदा, दामोदर, कृष्णा या फिर चिनाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कब बनाया गया था? 1961 में। अच्छा, ठीक है, कितने मेगावाट का है ये? तो ये है 1000 मेगावाट का कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, अच्छा, एमपी की बात करें तो एमपी में 2 और पावर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, एक है महेश्वरम डैम और दूसरा है बारगी डैम। ठीक है, ये दोनों भी एमपी में ही हैं। चलिए, नेक्स्ट बात कर देते हैं नागार्जुन सागर बांध परियोजना किन 2 राज्यों में है? अच्छा, ऑप्शन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, और ऑप्शन सी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु और केरल। अच्छा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये दोनों स्टेट के मिलके बना रही हैं इसको। ठीक है, ये इन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। ठीक है,
अच्छा, और कौन सी रिवर पे है ये? तो ये है कृष्णा रिवर पे, कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, कहाँ कौन कौन सी स्टेट है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कौन सा डैम है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। ठीक है, पावर प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक और पावर प्रोजेक्ट है अलमट्टी। ठीक है, अलमट्टी बांध जो है वो, ये भी दो स्टेट के बीच में पड़ता है, मतलब दो स्टेट इसके मतलब ज्वाइंट होके इस पर काम करती है। ठीक है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। कौन कौन सी हैं? कर्नाटका एंड आंध्रा। ठीक है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये भी कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, दोनों कृष्णा रिवर पे हैं। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना भी और अलमट्टी बांध परियोजना भी। ठीक है, ये दोनों कृष्णा रिवर पे हैं। ठीक है, जो नागार्जुन सागर बांध है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है, और जो अलमट्टी है ये कर्नाटक और आंध्रा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्या 5 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में अलंकार के कितने तत्व हैं? ठीक है, भेद नहीं पूछे हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस ऑप्शन है 4, 6, 2 या फिर 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। ठीक है, कौन कौन से हैं? शब्द और अर्थ। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि हिंदी में अलंकार के कितने भेद हैं, ठीक है, तो या तो ऑप्शन में 2 आएगा या फिर 3 आएगा। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा आएगा तो उभयालंकार। अच्छा, शब्दालंकार क्या होता है कि जहाँ पर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो, ठीक है, या शोभा बढ़ती हो। ठीक है, शब्द के कारण। और अर्थालंकार में क्या होगा कि अर्थ के कारण शोभा बढ़ती है। ठीक है, या बढ़ाई जाती है। ठीक है, और उभयालंकार में क्या होता है? तो उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों, ठीक है, इन दोनों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? ऑप्शन है 10, 22, 12 या फिर 15। अच्छा, तो इसका राइट आंसर है 10। ठीक है, अच्छा, हिंदी के उपसर्गों का मतलब है, ठीक है, यूज़ तो संस्कृत के भी कि हम करते हैं। ठीक है, पर हिंदी के जो उपसर्ग होंगे वो तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, और जो संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत के होते हैं 22 उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? जो हम शब्द के पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मूल शब्द होता है उसके पहले हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और जो संस्कृत में 22 होते हैं। ठीक है, हिंदी में या तो 10 आएंगे या फिर 12 आएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अलंकार का भेद है? ठीक है, उपमा, रूपक, विभावना या फिर यमक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक। अच्छा, यमक का अर्थ क्या होता है? तो यमक का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जोड़ा या फिर युग्मक बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें तो काली घटा का घमंड घटा। अब देख, ये दो जगह पे घटा वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब जोड़े में यूज़ हो रहा है, और इनका मीनिंग तो खैर अलग अलग ही है। ठीक है, घटा मतलब बादल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे घटा का अर्थ आ गया मतलब घटना कोई चीज़। ठीक है, कम होना। ठीक है, तो ये जोड़े में यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है शायद कल वर्षा हो। ये कौन सा वाक्य है? ठीक है, ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन 2 है संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन 3 है विस्मयबोधक वाक्य, या फिर संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो आपको क्या इसमें प्रश्न दिखाई दे रहा है? शायद कल वर्षा हो? नहीं, ये प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, इसमें कीवर्ड देखेंगे हम शायद। ठीक है, तो शायद से क्या लग रहा है? ये
शायद मतलब डाउट दिख रहा है, ठीक है, तो ये होगा संदेहवाचक वाक्य, ठीक है, क्योंकि डाउट को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि होगी या नहीं होगी, ठीक है, बट संभावना को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, कि संभावना है कि शायद हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया संदेहवाचक वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंत में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। अच्छा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास की हम पहचान कैसे करते हैं? एक तो इसमें संख्यावाची होता है, ठीक है, यहाँ पे संख्यावाची क्या है? एक, ठीक है। और जो पहला पद होता है, ठीक है, या पहला वर्ड होता है वो संख्यावाचक होता है, ठीक, जैसे 1 2 3 4 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो संख्यावाचक ही होगा, ठीक है, संख्यावाची होगा। और दूसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है, ये मेन वर्ड होता है, ठीक है, इसकी प्रधानता होती है और ये संख्यावाचक होता है, ठीक है, एक दंत। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे HPGK के 5 क्वेश्चन, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है HPGK का, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये बुक है और इसके राइटर कौन है, ठीक है। ऑप्शन है YS परमार, राहुल सांस्कृत्यायन, आनंद चंद या TS नेगी। तो इसका राइट आंसर है आनंद चंद। और ये भी पता होगा आपको, हमने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो आनंद चंद हैं वो लास्ट किंग होते हैं, ठीक है, कहाँ के? बिलासपुर में, ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, बिजली महादेव मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, ठीक है। बिजली महादेव मंदिर है कहाँ पे? तो ये है कुल्लू में, ठीक है। अच्छा, किस शैली में हुआ है? तो ऑप्शन है नागर शैली, बंद छत शैली, गांधार शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंद छत शैली, ठीक है। तो जो बिजली महादेव मंदिर है ये बंद छत शैली में का बना हुआ है, और जो बंद छत शैली है ये हिमाचल प्रदेश की अपनी शैली है, ठीक है। अच्छा, इस बंद छत शैली का एक और मंदिर है फेमस, लक्ष्मणा देवी मंदिर, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलची दर्रा किसे आपस में जोड़ता है? ऑप्शन है मंडी और कुल्लू को, या फिर कुल्लू और लाहौल को, या फिर मनाली और स्पीति को, या फिर चंबा और पांगी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंडी और कुल्लू को, ठीक है। जो दुलची दर्रा है ये मंडी और कुल्लू के बीच में है, ठीक है, इन दोनों को आपस में ये जोड़ता है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है सी लेवल से? तो ये है 2788 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घानवी परियोजना या पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? ऑप्शन है रावी, सतलुज, चिनाब या ब्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज, ठीक है। अच्छा, सतलुज पर है ये, और कितने मेगावाट का है? तो ये है 22.5 मेगावाट, ठीक है कहाँ पे? तो ये है शिमला में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है कोकसर, सोलन, किन्नौर या सिरमौर। तो इसका राइट आंसर है सोलन। जो सोलन है इसको गेटवे ऑफ हिमाचल बोला जाता है, ठीक है। और कोकसर को बोला जाता है गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति, ठीक है। लाहौल स्पीति का गेटवे बोला जाता है कोकसर को। चलिए ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे जिन्होंने भी JOA का एग्ज़ाम देना है, HP JOA का, ठीक है। अगर आप में से किसी का अगर HP JOA का एग्ज़ाम नहीं है तो वो आगे के क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंटर्स एंड फाउंडर ऑफ WWW, ठीक है। कल हमने इसकी फुल फॉर्म देखी थी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, या एन रूसल्स, या फिर ली एन फ्योंग, या फिर बिल गेट्स।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वाल्व, कोर मेमोरी या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है वाल्व। ठीक है, या वाल्व। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज बिट, बाइट, रिकॉर्ड या फिर द फाइल। तो इसका राइट आंसर है बिट। जो बिट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर डाटा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन है परमपदम या फ्लो सॉल्वर मार्क या फिर द चिप्स या फिर अनुपम। तो इसका राइट आंसर है राइट आंसर है अनुपम। ठीक है, ऑप्शन डी अनुपम इसका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वर्ड्स रिलेटेड टू स्पैम। ठीक है, ऑप्शन है कंप्यूटर, आर्ट, म्यूजिक या फिर स्पोर्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है, स्पैम। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और हमने डिस्कस किए हैं 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।